आज चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज अपने सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे पहले इससे रिलेटेड जो 3 टॉपिक अपन ने क्लियर किए हैं उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछना है किसी को कुछ? कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? 3 टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है? आज अपन सीएफटी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अच्छे से सीखने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं भाई, ठीक है? रफ कॉपी पास में होनी चाहिए। सुन लेंगे कि एक सेंटेंस जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुने, वही इसकी कंप्लीट थ्योरी है। जिस बच्चे को इसका डायग्राम समझ में आ गया उसको थ्योरी भी लर्न करने की जरूरत नहीं है बुक से, डायग्राम से एक एक चीज आप लोग लिख देंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहले तो क्यों दी गई, क्या रीजन था सीएफटी बनने का? लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी आप लोगों ने पढ़ी है। लिमिटेशन नंबर फर्स्ट, वीबीटी थ्योरी से अपन ने इसकी जो है अपन वीबीटी थ्योरी जब अपन ने पढ़ी है तो अपन ने देखा वीबीटी ने किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए कलर एक्सप्लेन नहीं किया। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर क्यों शो करता है, तो कलर का रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाई वीबीटी। क्वेश्चन सेकंड जो डिसएडवांटेज था वीबीटी का वो था स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड जो थे उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। आपको वीबीटी ने क्या कहा था बताओ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आपको दिखे, जैसे कि CN दिख गया, कार्बोनिल दिख गया, NH3 दिख गया, या फिर कोई बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड दिख गए तो आप पेयरिंग करवा देंगे। क्यों करवा देंगे भाई पेयरिंग? उनके पास ऐसा क्या है, वीक के पास ऐसा क्या नहीं है कि वो पेयरिंग नहीं कर पाते? तो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के उसने एग्जांपल दिए, डेफिनेशन नहीं दी। ओके, तो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को अपन वीबीटी थ्योरी से कंप्लीट उनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं कर पा रहे थे। थर्ड जो था ये हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए। इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्पिन डज नॉट एक्सप्लेन बाय वीबीटी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए याद करो, मैंने एक चीज तुम्हें कही थी कि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो अपन स्पिन नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे भाई? तुम्हारे दिमाग में उस समय ये बात आ जानी चाहिए कि मैडम 6 के लिए बता रहे तो 4 के लिए क्यों नहीं? क्योंकि 4 के लिए वीबीटी का लिमिटेशन था, स्पिन क्लियर नहीं कर पा रही थी। अब ये सारी चीजें अपन सीएफटी में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझ लें क्या अपनी सीएफटी कहती है। देखो, अकॉर्डिंग टू सीएफटी थ्योरी मेटल है 5d ऑर्बिटल, ये आप भी जानते हैं और सीएफटी भी यही चीज कह रही है कि मेटल के पास में कितने डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 5d ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5, ये 5d ऑर्बिटल होते हैं मेटल के पास में। ओके, सब इन 5d ऑर्बिटल की सबकी एनर्जी सेम होती है। समझ रहे हैं बात? कब सेम होगी? जब मेटल अकेली होगी, कोई लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने नहीं आया, तो सब मेटल डी ऑर्बिटल की सबकी एनर्जी सेम होगी। कौन कौन से ये डी ऑर्बिटल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। डी ऑर्बिटल ध्यान देंगे, नाम पता है सबका, एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस के बेसिस पे 3 तो आप बनाएंगे। देखो ये 3 एक्सिस ले लूं मैं याद करने के लिए, ध्यान दो कैसे याद रखेंगे। तीनों में 2 एक्सिस ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे, नाम हो जाएगा DXY। जेड को छोड़ दिया, एक्स को छोड़ दो, DYZ। अब DYZ हो गया, वाई को छोड़ दो, DXZ, DXY, YZ, XZ। अब स्क्वायर की फॉर्म में ले लो, ये दोनों एक्सिस साथ साथ रहेंगे, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं मेटल के, सबकी एनर्जी सेम बनाइए। When a ligand are contact to metal, then the d electron of metal and electron pair of ligand are repelled to each other. As a result of repulsion, the d orbitals of metal are split into 2 parts, low energy level and high energy level. The low energy level
of d orbital is known as T2g orbital and high energy level of d orbital is known as EZ orbital. ओके, समझे इसको ध्यान से। मेटल के d ऑर्बिटल जिनको आप कह रहे हो 5 d ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी सेम है, लेकिन जैसे ही मेटल के कांटेक्ट में व्हेन लिगैंड आर कांटेक्ट टू मेटल, ये लिगैंड आए मेटल के कांटेक्ट में, तो बेटा लिगैंड क्या लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके आ रहे हैं, ये देखो। और मेटल के पास में भी डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने को पता है, बनाते हैं ना 3d5 3d6, तो इलेक्ट्रॉन ही तो है मेटल के। तो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें होगा रिपल्शन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है। रिपल्शन होते ही ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे 2 पार्ट्स में। ओके, अब ध्यान से समझे, ये जो 3 एक्सिस बनाई एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ये तीनों ऑर्बिटल हमेशा एक ही एनर्जी लेवल पे होंगे और स्क्वायर वाले हमेशा सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। ओके, अब कब कौन से हाई पे जाए कौन से लो पे वो ध्यान दो। अगर मेटल के कांटेक्ट में 6 लिगैंड आते हैं, मीनिंग अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हो तो 6 लिगैंड मीनिंग मोनोडेंटेट के लिए पढ़ रहे हैं अपन, तो अगर 6 लिगैंड आते हैं मीनिंग शेप अगर ऑक्टाहेड्रल है, तो समझे बेटा कुछ इस तरीके की होती है ऑक्टाहेड्रल शेप। ये देखो ये, तो जो स्क्वायर शेप में 4 लिगैंड रह रहे हैं उनका वर्क तो होता है एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, जो लिगैंड रह रहे हैं उनको रिपल करने का। मैंने काम जो है इनका सबका बांट रखा है। और ये देखो, ये जो फ्रंट पे लगे हुए ये जो 2 लिगैंड है, ये वाले दोनों, ये लिगैंड रिपल करते हैं स्क्वायर वाले जो है उन ऑर्बिटल को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर। अब आप खुद ही देखें, जब शेप ऑक्टाहेड्रल होगी उस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाले ये जो लिगैंड है इनमें, और ये फ्रंट पे जो खड़े हैं डिस्टेंस बहुत कम है, जबकि इन 4 में और इनमें देखो डिस्टेंस कितनी ज्यादा दिख रही है। अपने को पता है जब डिस्टेंस मिनिमम होती है तो रिपल्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जितनी कम डिस्टेंस होगी बहुत ज्यादा रिपल करेंगे, और रिपल करते ही इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी रिपल्शन की वजह से। इसीलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले जेड स्क्वायर वाले ये तो डिवाइड होकर के जाएंगे हाई एनर्जी लेवल पे, और एक्स वाई वाई जेड वाले जाएंगे लो एनर्जी लेवल। दोबारा समझ लें, इनकी एक ही सेम एक्सिस होने से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाले हाई रिपल्शन फील करते हैं, और ड्यू टू हाई रिपल्शन एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम एनर्जी की वजह से ये जाएंगे ऊपर, तो ये 2 ऑर्बिटल बनेंगे ऊपर और ये जो 3 है वो बनेंगे नीचे। रीजन समझ में आ गया क्यों, दोबारा सुन ले। ऑक्टाहेड्रल शेप में जो एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड है उनका रिपल्शन कम है, क्योंकि ये देखो इनकी डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है, जबकि फ्रंट वाले लिगैंड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड वालों की डिस्टेंस कम होने से रिपल्शन हाई क्रिएट होगा, इसलिए वो दोनों ऊपर जाएंगे। जो 3 एक्स वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड गए हैं नीचे, और स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ऊपर। इन तीनों ऑर्बिटल को अपन क्या कहते हैं, T2g ऑर्बिटल के नाम से जाना, ये है T2g। और जो ऊपर के 2 गए उन्हें अपन कहते हैं इजी। स्मॉल में ही लिखना है, ये भी स्मॉल में ही लिखना है T2g। ओके, एनर्जी के बीच में यहाँ देखो दोनों, पहले 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, अब एनर्जी में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ये जो रीजन मैंने बनाया है ये है विजिबल रीजन, समझ में आ गई बात। विजिबल रीजन है जिसमें 7 कलर रेनबो के प्रेजेंट होते हैं, ये 7 कलर विजिबल रीजन में होते हैं। अब विजिबल रीजन से अपन अगर ऊपर की ओर चलेंगे तो ध्यान दें, ऊपर की ओर एनर्जी अपने को पता है, ऊपर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होगी, नीचे जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो कितनी कितनी एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होती है वो याद रखना है आपको। टोटल जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं डेल्टा
O, जो एनर्जी स्प्लिट हुई है उसे अपन डेल्टा O कहते हैं। डेल्टा O का मीनिंग क्या है? O का मीनिंग ऑक्टाहेड्रल और डेल का मीनिंग है CFSE। CFSE मीनिंग C का मीनिंग क्रिस्टल, F का मीनिंग फील्ड, S का मीनिंग स्प्लिटिंग और E का मीनिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसे अपन डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं, O का मीनिंग ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE, जिसकी टोटल वैल्यू 10 DQ यूनिट होती है। इसकी DQ 10 DQ के इक्वल होती है। ये टोटल एनर्जी का डिफरेंस 10 DQ के इक्वल होगा। ऊपर जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो कितनी इंक्रीज हो रही है? ध्यान दो, ऊपर प्लस का साइन का मीनिंग है इंक्रीज होना, माइनस साइन का मीनिंग है डिक्रीज होना। ऊपर एनर्जी इंक्रीज हुई है 3/5 डेल्टा O के इक्वल, नीचे एनर्जी डिक्रीज होती है 2/5 डेल्टा O के इक्वल। 3/5 को 3/5 टोटल कितनी है एनर्जी? 10 इंटू 10, तो ऊपर कितनी हो गई बेटा? 3 2 जा 6 DQ के इक्वल इंक्रीज होगी और नीचे हो गई 2/5 इंटू 10 मीनिंग -4 DQ, क्योंकि 4 DQ के इक्वल डिक्रीज होगी। 4 DQ के इक्वल डिक्रीज, 6 DQ के इक्वल इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया? दोबारा एक बार और डायग्राम समझे। मेटल के कांटेक्ट में जब कोई लिगेंड नहीं आएगा तो मेटल के डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे, 5 डी ऑर्बिटल। When a ligand are contact to metal, then 5 d orbitals of metal are split into two parts, in which low energy level is known as T2g orbital and high energy level is known as EZ orbital. The difference between T2g and EZ orbital is known as delta O, which is called crystal field splitting energy. Okay. एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम वीआर रीजन, विबग्योर का जो रीजन है वो विजिबल रीजन जिसको अपन बोलेंगे, तो टोटल एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम वीआर इज 6 DQ एंड डिक्रीज 2/5 और -4 DQ। ओके, वी प्लस माइनस है इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। 4 DQ डिक्रीज होगी, 6 DQ इंक्रीज होगी एनर्जी वीआर से, विजिबल रीजन से। अब फर्स्ट इसके एक डिसएडवांटेज लेते जाओ। ये तो था CFT के लिए अपन ने एनर्जी डायग्राम बनाया है। वो क्वेश्चन कैसे आता है? राइट द CFT डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये चीज ध्यान दें, दो ही चीजें कोर्स में, चाहे VBT के लिए हो चाहे CFT, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ओके, अब अपन पढ़ते हैं फर्स्ट इसका लिमिटेशंस ऑफ VBT में कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? ये तुम्हें डायग्राम ये चीज बनानी नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है। ये कि भाई किस तरीके से स्प्लिट हुए वो डायग्राम में, ये चीज आपको यहाँ मेंशन नहीं करनी। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ले लिया, फिर उसका कलर एक्सप्लेन करेंगे अपन, और चीजें वो सारी एक्सप्लेन करनी है जो VBT में भी थी। क्या क्या? N की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट, सब। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स पे ध्यान दे, बताओ डी में इलेक्ट्रॉनों का नंबर देख ले। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन है, ये थर्ड आयन टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d2 4s2। अब Ti 3+ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी में? 3d में 1, 4s हो गई 0। 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3 हटा दो उसमें से, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब बताओ ये कंडीशन तो कब रहेगी CFT के अकॉर्डिंग? कब रहेगी? जब H2O टाइटेनियम के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ। जैसे ही ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 H2O कांटेक्ट में आएंगे टाइटेनियम के डी ऑर्बिटल इस तरीके से डिवाइड होंगे। और ध्यान देंगे, सबसे पहले अपन इस एग्जांपल के लिए बनाएंगे GS, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के यहाँ से ही ऑर्बिटल ब्रेक होते ही सबसे पहले पहुंचेगा लो एनर्जी लेवल पे। लो एनर्जी कौन सी? नीचे एनर्जी कम होती है, ऊपर ज्यादा होती है। ये रहा लो एनर्जी लेवल, यहाँ पहुंच गया, वहां से यहाँ आ गया। समझ गए?
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G1 Eg0। ओके, अब पहुंचेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, इस T2G को क्रॉस करता हुआ कहाँ पहुंचेगा, Eg में। और बीच में कौन सा रीजन आ रहा है, विजिबल रीजन। इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी को क्रॉस करके हाई एनर्जी में जाएगा तो विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करेगा कलर को, समझ गए। और एब्जॉर्ब करते ही कलर, जैसे मान लो बेटा ये एक ऐसी नदी बनी हुई है जिसके इस तरफ एक लड़का खड़ा है, अब इधर से क्रॉस करके ऊपर जाएगा और उस नदी में देखो वो इतने सारे कलर घुले हुए, तो जैसे इसको क्रॉस करके ऊपर पहुंचेगा तो खुद पे भी क्या लग जाएगा, कलर। कॉम्प्लेक्स जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचेगा, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल पे पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स क्या शो करेगा, कलर। समझ गए, आ गई बात ढंग से समझ में। कलर दे देगी, ये वॉयलेट का, ये रेड का, ये ग्रीन, कलर याद नहीं रखना है, कलर का रीजन याद रखना है। और कलर का रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी लेवल को क्रॉस करके हाई एनर्जी लेवल पे जाता है तो विजिबल रीजन से क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट कलर क्या करेगा, शो करेगा। ओके, अब बनाएंगे अपन एक्साइटेड। मीनिंग जब जीएस में था तो कोई कलर नहीं है, ईएस एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन T2G में 0 और Eg में पहुंच गया, ये लो 1, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो T2G 0 Eg 1, तो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो कलर शो करेगा। ये फर्स्ट लिमिटेशन अपन ने दूर कर दिया, कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये रीजन है कलर का। क्या रीजन है, दोबारा सुने, कलर का रीजन क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कलर शो करता है, क्योंकि जब मेटल के कांटेक्ट में लिगैंड आते हैं तो मेटल के डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। अभी देखो एक प्रैक्टिकल करेंगे शानदार। तो मेटल के कांटेक्ट में जैसे ही लिगैंड आएंगे 2 पार्ट में स्प्लिट होंगे, लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा लो एनर्जी लेवल को से हाई एनर्जी लेवल में, तो फिर वीआर विजिबल रीजन से कलर एब्जॉर्ब करेगा, कॉम्प्लीमेंट कलर शो करेगा, ये रीजन होता है कलर का। इसका मीनिंग ये हुआ कि कलर शो करने के पीछे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लिगैंड रेस्पॉन्सिबल है। जब लिगैंड नहीं होंगे तो क्या मेटल अकेले कलर शो कर सकती है, या नहीं। इस बात को प्रूव करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स को अपन हीट करते हैं। जैसे ही अपन हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन को हीट करेंगे, अपन ने क्या देखा, ये होता है वॉयलेट कलर का। और ये रीजन नहीं है एक इलेक्ट्रॉन गया रास्ते में विजिबल विबग्योर में फर्स्ट कलर इसको वॉयलेट ही मिल गया तो वॉयलेट हो गया, ऐसा नहीं है। कलर के पीछे रीजन होता है कलर जो एब्जॉर्ब किया उसका कॉम्प्लीमेंट कलर शो, ठीक है। कितना वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ से उसने एब्जॉर्ब किया है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दो, जैसे अपन ने इसको हीट किया इसका वॉयलेट कलर धीरे धीरे लाइट होता गया, और जब कंप्लीट फॉर्म में ये हीट होके इसके सारे H2 वेपराइज हो गए, ये कलर लेस हो गया। आ गई बात समझ में। अकेली मेटल कभी कलर शो नहीं कर सकती, क्योंकि अकेली मेटल के 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है बेटा। कलर कब शो करेगी, जब लिगैंड उसके साथ आकर के अटैच होगा, जब भी उसके डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट होंगे। तो अब तुम लोग सीखते जाएं। ये तो बात थी कि उसका फर्स्ट नंबर का, ये इधर का हटा रही हूँ मैं, क्योंकि अब मैं इधर एक एक कंडीशन लिखूंगी। अपन ने फर्स्ट डिसएडवांटेज दूर कर दिया, कलर क्यों शो करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कलर इसलिए शो करते हैं क्योंकि जब लिगैंड इनके कांटेक्ट में आ जाता है, मेटल के कांटेक्ट में, तो डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में स्प्लिट होके लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल बनाता है, और इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है लो एनर्जी को हाई एनर्जी लेवल से, तो फिर कलर विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके कलर शो करेगा। ओके, मीनिंग GS बनाया था, T2G 0 Eg 1 हो गया, कलर शो कर देगा यहाँ पहुंचने पे, क्रॉस करेगा जब, यहाँ तो कोई कलर नहीं है उसका। अब देखो, जब मेरे पास D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, मीनिंग समझ रहे हैं, D में एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ध्यान रखें सबसे पहले
टूट करके कहाँ पहुंचेंगे, T2G में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी लेवल पे ही जाते हैं, लो एनर्जी लेवल है T2G। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन तीनों कंडीशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएंगे, इजी तो जीरो ही रहेगी, T2G में ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही D4 हुआ, D4 से लेके D10 तक एक साथ ही सिखा रही हूँ अपनी बुक में। जो बच्चा अच्छे से, जिस स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ये डायग्राम समझ में आ गया, उसको बुक में एक टेबल दी हुई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? बुक में एक टेबल दी हुई है आपके, उस टेबल को पूरी को आज ऑनेस्टली बैठ जाएंगे, रफ कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो सुनो। जैसे ही मैंने क्या कहा, D4 ये है लिमिटेशन बीबीडी का सेकंड नंबर वाला पढ़ा था तुमने। स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड नहीं जानते क्या होते हैं, अपन बताएंगे ना क्या होते हैं, CFT बताएगी क्या होता है। D4 जैसे ही D में कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा, 4। अब आते ही वो चौथा इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, क्यों? 3 तो वहां नीचे ही भरे जाएंगे हमेशा, T2G में जाएंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन खड़ा खड़ा सोचेगा कि मैं यहाँ पेयरिंग करूं कि ऊपर जाऊं। ठीक है, दो ऑप्शन है उसके पास, पेयरिंग करूं कि ऊपर जाऊं। तो ये बात दो कंडीशन पे ही डिपेंड करती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट ध्यान दें, इफ डेल्टा O लेस देन P। अब डेल्टा O तो तुम जानते हो किसको कहते हैं, इस गैप को कहते हैं डेल्टा O। P किसको कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी को कहते हैं। पेयरिंग एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया किसी ऑर्बिटल, तो जब वो एनर्जी रिलीज करेगा पेयरिंग होने के बाद, वो है उसकी पेयरिंग एनर्जी। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, दोबारा देखें। कंडीशन नंबर फर्स्ट डेल्टा O लेस देन P, ध्यान से समझे। इलेक्ट्रॉन, ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि जहां एनर्जी का लेवल कम होगा इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। तो डेल्टा O लेस देन P है, पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये कम है, ये गैप कम हुआ। पेयरिंग में ज्यादा हो रही है एनर्जी, ग्रेटर है पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा। क्यों? तुमसे ज्यादा समझदार है इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा जहां एनर्जी कम लगती है ना वहां जाएगा, इजी वे में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, T2G3 होगा। किसका लिख रही हूं मैं, D4 का लिख रही हूँ। और EG में कितने होंगे, 1। अब बताओ मुझे बात, फोर्थ नंबर वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या नहीं की बताओ, पेयरिंग नहीं की, ऊपर ही चला गया सीधा, पेयर थोड़ी की थी उसने। तो इस टाइप के जो लिगैंड है उनको अपन वीक फील्ड के लिगैंड कहते हैं। आप देखो इसने डेफिनेशन दे दी, वो कह रहा था जैसे CnSCO NS3 ये वीक फील्ड के लिगैंड हो गए। कैसे हुए वीक फील्ड के लिगैंड, कर दिख नहीं था, इसलिए हुए क्योंकि इनकी पेयरिंग एनर्जी, क्या डेफिनेशन होगी, वीक लिगैंड क्यों पेयरिंग नहीं करते, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हाई होती है और डेल्टा O की वैल्यू कम होती है। तो डेल्टा O की वैल्यू लेस होने की वजह से, पेयरिंग एनर्जी से कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ना करके जंप कर जाते हैं, लेवल को क्रॉस कर जाते हैं। समझ गए ढंग से? ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर D में 5 हुए तो कैसा होगा, तो होगा T2G3, इजी कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। समझ गए? समझ में आई बात? अब देखो n इज इक्वल टू बताते जाएंगे साथ साथ। अरे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, किसको n पता है मुंह तो अपने आप ही निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4 अनपेयर ही है चारों, तो n इज इक्वल टू कितना है यहाँ, 4। D5 के लिए n इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, म्यू इज इक्वल टू रूट n+2 bm से निकाल लेंगे। मैं भी एक क्वेश्चन करवा दूंगी इसका। अब D में 6 हुए तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन हुई डेल्टा O लेस देन P, तो देखना कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन देखेगा, 3 तो हमेशा यही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन D में मैं कितने ले रही हूँ बेटा, 6 ले रही हूँ, देखना कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3।
अब कंडीशन नंबर फर्स्ट है डेल्टा ओ लेस देन पी। चलो ऊपर 4 5 भर दिए 5। दोबारा वो क्यों वही कंडीशन कह रही है कि पेयरिंग करो या तो छठे इलेक्ट्रॉन की इसके साथ या फिर उसको कहाँ ले आओ नीचे। तो बेटा नीचे आने में एनर्जी डिक्रीज होती है पेयरिंग के लिए, तो वैसे आई थी पेयरिंग ही करनी होती तो वो नीचे ही कर लेता, ऊपर क्या करेगा। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 अब कहाँ आएगा 6 नीचे। तो D6 में देखना कितने हुए मेरे पास, T2G में कितने हो गए 4। एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पेयरिंग कर ली छठे नंबर वाले ने, और EG में कितने हो गए 2। ऐसे ही 7 का बना लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरेंगे। वीक होगा तो 1 2 3 नीचे 4 5 ऊपर 6 7 8 फिर 9 10 ऐसे भरे जाएंगे वीक में। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको कहते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड, इफ डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, इस बार डेल्टा ओ ज्यादा है पेयरिंग से, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी। ये देखो ये गैप बड़ा हो गया। अब आ जाओ D4 के लिए सोचते हैं अपन सबसे पहले। तो अब वो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन इस डेल्टा ओ के ग्रेटर होने की वजह से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता, पेयरिंग कम है। तो अब की बार कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये 3 तो पहले से नीचे थे, अब 4th इलेक्ट्रॉन नीचे क्या कर लेगा बेटा पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि इस बार पेयरिंग एनर्जी देखो कम है। अब 4th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ कैसा होगा D4 का। D4 का लिख रही हूं मैं। T2G में कितने हो जाएंगे पेयरिंग करते ही 1 2 3 और ये आ गया चौथा T2G 4 और EG कितना 0। N इज इक्वल टू बोलो कितने दिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर 2, क्योंकि एक तो पेयर हो गया। समझ गए, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह सब बता देंगे पैरामैग्नेटिक। ये D4 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पता चल गया क्यों पेयरिंग करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पेयरिंग एनर्जी कम होती है और वीक फील्ड की पेयरिंग एनर्जी हाई होती है, इसलिए वो पेयरिंग नहीं कर पाते, वो जंप करते हैं केवल। ओके, मैं पूछ रही हूँ सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, कलर किसका डार्क होता है, वीक लिगेंड का कि स्ट्रॉन्ग का। तो तुम क्या कहोगे स्ट्रॉन्ग का होता है वीक, स्ट्रॉन्ग का कलर कम होता है, वीक का कलर डार्क होगा। रीजन, क्योंकि वीक पहले ही बिना किसी एनर्जी के ही सबसे पहले ऊपर जाएंगे, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जब तक तो नीचे ही चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 6 के 6 इलेक्ट्रॉन की जब पेयरिंग हो जाएंगे ना, जब जाकर के ऊपर पहुंचेंगे विजिबल को क्रॉस करेंगे। तो 7 8 फिर 9 10 ऐसे भरे जाएंगे। समझ में आ गई पूरी बात ढंग से। अब इसका मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, किस तरीके से है वो समझो, एग्जाम में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ आएगा कि CFT से एक्सप्लेन करना है कि VBT से करना है। ओके, अगर VBT कहे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, CFT कहे तो देखो कैसे करना है। जैसे मैंने तुम्हारी बुक का ही एक क्वेश्चन है, ध्यान दो, FeH2O6 +2 FeCN6 -4 को CFT थ्योरीज के बेसिस पे एक्सप्लेन कीजिए। दोनों कॉम्प्लेक्स को CFT के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। क्या क्या एक्सप्लेन करना है वो सुनो। सबसे पहले तो फेयर में नहीं रफ में बना लेंगे, इनके एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। अब मैं देखो एक बार इस तरीके से बना रही हूँ, यहाँ पर तो ऑर्बिटल होंगे 5 और ये इस तरीके से डिवाइड होगा, समझ गए, डिवाइड होके 3 तो जाएंगे नीचे, 2 जाएंगे ऊपर, ये बनेगी T2G, ये बनेगी EG, ये बनेगा Br, ऊपर बनेगा 3/5 डेल्टा O, नीचे बनेगा -2/5 डेल्टा O। 6dq 4dq की बात है, ये डेल्टा O हो जाएगी टोटल। सबसे पहले तो नंबर, सबसे बड़ी बात तो क्या है बेटा, पहला काम तो अपने को डी के इलेक्ट्रॉन पता लगाना, ये भी तो पता होना चाहिए डी में इलेक्ट्रॉन कितने, इधर एनर्जी इंक्रीज होगी। हाँ अब देखो डी के इलेक्ट्रॉन देख लो, बहुत इजी है, Fe है, कितने नंबर पे आती है बोले 26 नंबर पे। ये देखो ये रही साइंस तेरी बात करे मानो फिर।
अब 26 पे आती है तो उल्टा कर देंगे, 62 हो गया, 3d64s2, ऑक्सीडेशन नंबर देखो +2 दिख रहा है, +2, और इसका भी +2 ही है, चाहे सॉल्व करके देख लो, +2 ही आ रहा है। दोनों में डी में इलेक्ट्रॉन सेम है, जब भी तो कंपैरिजन करवा रहा है दोनों का कि डी के इलेक्ट्रॉन सेम है, फिर क्या क्या अलग है इनका वो देखो। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा डी में? 6, यहाँ है 6 इलेक्ट्रॉन। आप बोलो, सबसे पहले तो इनको यहाँ रख देंगे, ये 5 और ये 6, ये तो Fe के इलेक्ट्रॉन हो। अब आएंगे कांटेक्ट में H2 और Cn, बताओ कैसे भरोगे D6 को? कंडीशन फर्स्ट वाले एग्जांपल के लिए देखना, FeH2O6, तुम कहोगे मैडम हमें कैसे पता चले कि इसकी कंडीशन डेल्टा O लेस देन P वाली है? अरे बीबीटी में तुम्हें कैसे पता चलता था कि पेयरिंग करवानी है नहीं करवानी? तुम्हें पता चलता था इस लिगैंड को देख के कि ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। ये वीक है, जैसे बीबीटी में करते थे वैसे ही सीएफटी में करना है, वीक लिगैंड है, कंडीशन ये लग जाएगी, मीनिंग पेयरिंग नहीं करेगा। बीबीटी वाली बात ही तो याद रखनी है, पेयरिंग नहीं करेगा मतलब 1 2 3, कैसे भरोगे? 6 इलेक्ट्रॉनों को 1 2 3, ऊपर चलो 4 5, नीचे आ जाओ 6। तो बताओ T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसके लिए लिखोगे T2G4 Eg2, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाले के लिए, इसके लिए बोलो क्या बनेगा? T2G और Eg, T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन बोलो कौन है ये? Cn, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ऐसे बनेगा 1 2 3, फिर नीचे ही रहेगा 4 5 6, तो इसके लिए T2G होंगे 6, Eg होंगे 0। बताओ इसके लिए n इज इक्वल टू कितना है? 0, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, तो n इज इक्वल टू 0 हुआ, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा हुआ? डाई मैग्नेटिक, म्यू भी 0, ये लो म्यू भी 0। देखो कितने कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दिए मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, 4 कैरेक्टर। अब ध्यान दो, इसमें बताओ एन की वैल्यू कितनी आ रही है? देख लो एन की वैल्यू, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, एक और दो तो अनपेयर ऊपर है, दो ही नीचे, 4, तो n की वैल्यू 4 है, म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे √n+2 से, समझ गए? यहाँ 4 4 प्लस 2, तो 4 + 2 6, √24 हो जाएगा, √24 भी है, आंसर आ जाएगा। और मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लिया। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा बेटा? पैरा मैग्नेटिक होगा, पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन, समझ गए? अब तुम्हें एक मैं डेल्टा O की वैल्यू निकालना भी सिखा दूं। इस और इस कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डेल्टा O कैसे निकालते? फॉर्मूले बनाना है और कुछ नहीं करना। फॉर्मूले बहुत इजी है, कैसे बनाना है? जो एनर्जी गैप देखा है उसको देख के बनाना है। टोटल डेल्टा O तुम्हें पता है 10dQ के इक्वल होती है। फॉर्मूला बनाना है कि देखना कितनी इंक्रीज हो रही है कितनी डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है 3/5, या इसको अपन कितना लिखते हैं? 6 कहाँ से आएगी तो पता है क्या? 3/5, टोटल 10 है तो इंटू 10, तो इंटू 10 करोगे तो 6dQ आएगी, प्लस का साइन आएगा, इंक्रीज हुई है तो, डिक्रीज हुई है तो माइनस का, तो मैं लिख दूंगी 6, किसके लिए है? 6 Eg के लिए है कि T2G के लिए है? Eg के लिए, तो 6 इंटू Eg प्लस ये डिक्रीज कितनी हो रही है? -4, तो -4 इंटू में T2G। अब देखना Eg के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, T2G के कितने हैं? 4, किसके हैं ये? 4 और 2, ये इस कॉम्प्लेक्स के हैं। ऊपर वाले के लिए 6, तो साइनाइड वाले के लिए देखना डेल्टा O कितनी आती है? 6 इंटू Eg में कितना है? 0, 0 इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस के 4 इंटू T2G में कितने हैं? 6, तो ये तो 0 हो गया, माइनस के 24 dQ। एनर्जी की वैल्यू डेल्टा हो कितनी आ गई? -24 dQ आ गई। सेकंड कॉम्प्लेक्स में ध्यान दो, FeH2O वाले में, FeH2O वाले में 6 इंटू Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, प्लस माइनस के 4 इंटू T2G में कितने हैं बेटा? 4, तो माइनस के 16 प्लस के क्या आ रहे हैं? 12, आंसर कितना आ गया? -4 dQ।
तो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स के लिए हो गई -4d3। कर लेंगे सॉल्व। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, पूछना है कुछ, इलेक्ट्रॉन भरना है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अपनी बुक में लिमिटेड एग्जांपल है, मैं लिख रही हूँ। देखें अभी मुझे बता दें इसका आंसर फटाफट, और क्या क्या बता दें वो भी मैं लिख दूँ। तुम बताओगे मुझे n की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G और EG, डेल्टा O की वैल्यू। किसके लिए बतानी है वो तो लिखूं, पहले एग्जांपल तो लिख दूं एक। इसके लिए बताना है MnH2O6 +2, फटाक से बता दें डेल्टा O की वैल्यू, और 5th नंबर पे मैग्नेटिक मोमेंट। इस कॉम्प्लेक्स के लिए बताओ, पहले तो T2G में रीजी में नंबर ही बता दो मुझे, और चीजें तो बाद में सब अपने आप ही हो जाएंगी। अगर तुमने T2G रीजी सही लिखा है तो ये तो सारी अपने आप होंगी, सब इस पे ही डिपेंड करता है। बताओ T2G में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, रीजी में कितने होंगे। सीरीज से इतना ही लिख दिया करो, T2G के 4 कॉमा लगा करके कितने। समीर T2G में 3, EG में 2, और कोई बच्चा भी है, प्रिया 3 और 2, और कोई स्टूडेंट भी है जो कभी पढ़ते हैं। आजकल राहुल क्लास नहीं लेता क्या? राहुल या तो पढ़ाई छोड़ दी क्या? क्या बात है आजकल बिल्कुल भी आंसर नहीं, ना कभी टेस्ट की कॉपी देता है। 3 और 2, देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शानदार आंसर देते हैं झटके से। देखो बिल्कुल सही आंसर है बेटा, फटाफट निकाल लिया तुमने। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 गए, 4 5, तो 3d5 बिल्कुल सही आंसर है। 3 और 2 होंगे, T2G 3 होगा, EG 2 होगा। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बीबीटी के एग्जाम्पल किए थे सबकी CFT कर देना, IUPAC के जितने किए थे सबकी CFT निकाल लेना, बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी, कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। समझ गए? और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है सारे। म्यू की वैल्यू √n+2 से निकाल लेंगे, n की वैल्यू 5 बिल्कुल सही है, तो n 5 +2 कर लेंगे तो √35 DM आंसर आ जाएगा। अब ये डेल्टा O की वैल्यू भी निकाल लो, इस पे है 3 और उस पे है 2, तो फॉर्मूला क्या कहता है अपना? अपना फॉर्मूला कहता है 6 ×